नमस्कार बच्चों। देखिए, पीछे वाले भाग के अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें हमने 3 नंबर भाग की बात की थी और आज हम भाग नंबर 4 की बात करेंगे। भाग 4। देखिए प्यारे बच्चों, उससे पहले पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था भाग 3 में, वो आपके सामने है। और उसके अंदर हमने पढ़ा था दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी बताई थी, जब तक आप लोग इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को नहीं समझ पाओगे तब तक आगे का चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आज वो बात पूर्णतः लागू होगी। भाग नंबर 4 में हम लोग दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंबों के नियम हैं उनकी बात करेंगे। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी और द्वारक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारा अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। देखिए, हम किताब में तो आपके साथ में दे रखे होंगे, हम अलग अलग बात करेंगे। पहले अवतल दर्पण के किरण आरेख की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग आज के इसी वीडियो में उत्तल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने का जो नियम है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला नियम, 1 नंबर नियम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो नियम पढ़ें। क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यह दर्पण रखा हुआ है अवतल, और इसका ये इधर वाला द्वारक हो गया, इसको इधर पर इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया। पी इसका क्या हो जाता है? ध्रुव हो गया। अब देखिए, ये क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। ठीक है, ये कोई किरण आ रही है, इसमें दिखा रखी है जैसे कि परावर्तन के पश्चात। परावर्तन क्या होता है? जब कोई आपतित किरण कोई दर्पण पे गिरती है, परावर्तक पृष्ठ पे गिरती है, तो उसके बाद में वो परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी और परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस। और ये यहाँ पे इसका वक्रता त्रिज्या जो है वो हो गई। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है, कोई भी अगर समांतर किरण मुख्य फोकस के अगर समांतर जाएगी तो वो किरण हमेशा ही किससे होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला नियम ये कहता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा नियम देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। इस बार क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। ये कोई किरण आ रही है सूर्य से, ये मान लीजिए सूर्य है, इससे ये प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश किरण। नियम क्या कह रहा है कि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरने वाली, तो ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। मुख्य फोकस से गुजर कर ये क्या हो जाती है? परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर हो रही है। और इसका अगर अब लोग अभिलंब देखते हैं तो वो हमेशा ही वक्रता त्रिज्या के ओर जाएगा। ये इसका क्या बन गया? अभिलंब। ठीक है, आई और आर इस पे कोण बन जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो ये दूसरा नियम भी इस प्रकार से हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद में तीसरे नियम की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, हम केवल अवतल दर्पण के नियमों की बात कर रहे हैं, इसके बाद में उत्तल दर्पणों की करेंगे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है नियम? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है,
ये इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, अवतल दर्पण। तो इसका केंद्र अगर यहाँ है और ये अगर मुख्य एक्स है तो ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इससे गुजरने वाली किरण हमेशा ही परावर्तित जो है उसी माध्यम में होती है, परावर्तित जो है वो उसी माध्यम में होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये किरण जो है आई, आने के बाद में उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये आपके तीसरा नियम है। चौथे नियम की बात करें तो अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य एक्स से, अवतल दर्पण के बिंदु P से, P क्या होता है, ध्रुव होता है, की ओर मुख्य एक्स से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु मुख्य एक्स के समान कोण बनाती है। देखिए, कोई किरण अगर ध्रुव पर आएगी, ध्यान रखना, कोई भी किरण अगर ध्रुव पर आएगी, ये किरण कहाँ आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, तो ये उसी रूप में परावर्तित हो जाती है, उसी रूप में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और मुख्य अक्ष यहाँ पे किसका काम करेगा, बताइए किसका काम करेगा, थोड़ा सोचिए, किसका काम करेगा, अभिलंब का। किसका काम करेगा, अभिलंब का जो है वो काम है करेगा। किसका काम करेगा, अभिलंब का काम जो है वो करेगा। ठीक है, और इसमें ये तो आई कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, और ये कौन सा कोण हो गया, ये आर जो बना ये परावर्तन कोण हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए 1 मिनट में। अवतल दर्पण में अगर समांतर किरण है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, समांतर किरण किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और अगर कोई मुख्य फोकस से प्रकाश किरण गुजर रही है तो वो हमेशा ही किससे निकलेगी, समांतर निकलेगी। तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वो वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है अगर कोई किरण ध्रुव परावर्तित होती है तो वो उसी दिशा में या तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे मुख्य अक्ष जो है वो किसका कार्य करता है, अभिलंब का कार्य करता है। तो ये आपके अवतल दर्पण से संबंधित नियम जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में उत्तल दर्पण के नियमों की बात करते हैं तो यही नियम पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको जैसे यही नियम पढ़ने का मतलब क्या है कि समांतर किरण जाएगी तो वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और अगर कोई किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो वो समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई किरण ध्रुव पर जाएगी तो वो तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाएगी। और अगर कोई वक्रता केंद्र पर जाएगी तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों फिर हम इन नियमों को पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उत्तल दर्पण अलग होता है और अवतल दर्पण अलग होता है। तो अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है हमेशा ही बाहर की ओर होता है और इसमें जो किरण है वो हमें आगे की ओर अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए पहले नियम में ये इस प्रकार से उत्तल दर्पण जो है वो बना लिया जाता है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका ये P हो गया, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ, ये P हो गया। ठीक है, बात करते हैं नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। देखिए उसमें तो सीधी मुख्य फोकस से निकल जाएगी, यहाँ पे भी मुख्य फोकस से निकलेगी लेकिन वो अपसरित होती हुई दिखाई देगी। ये किरण प्रकाश किरण है, ये किरण जो है ये प्रकाश किरण है, ये इस प्रकार से अपसरित होगी। तो ये पीछे की ओर अगर बनाते हैं तो ये मुख्य फोकस पर अपना जो है वो निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा नियम, यदि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, तो वही बनाएंगे सेम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण जो है, जैसे देखिए ये किरण है, इस पर प्रकाश किरण ये है, ये मुख्य फोकस से निकल रही है, किससे, मुख्य फोकस से, और तो ये क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी, किसके, मुख्य एक्स के। इसके बाद में बात करेंगे उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर। देखिए वक्रता केंद्र इसका यहाँ पे है, तो यहाँ से एक किरण निकलेगी, तो ये इस प्रकार से जा रही है, तो ये उसी दिशा में वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। नियम वही है सर,
इसके बाद में बात करते हैं उत्तल दर्पण। अगर बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से, तो बिंदु P पर अगर कोई तिर्यक किरण आती है तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित नियम, उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित नियम। अब प्यारे बच्चों, आगे वाले वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपके 3 या 4 नंबर का प्रश्न 100% आता है। तो वो जब आप तब कर पाओगे जब आपको 3 नंबर भाग और 4 नंबर भाग अच्छी तरह से याद होंगे। 3 और 4 नंबर भाग जो है वो आप लोगों को क्या होंगे, अच्छी तरह से याद होंगे। तो प्यारे बच्चों, इनको अच्छी तरह से देख लेना, बार बार वीडियो देखना अगर समझ में ना आए। वैसे इनमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ किरण का ध्यान रखना है। अगर दर्पण पे किरण जो गिर रही है वो किस प्रकार से गिर रही है और वो किस प्रकार से परावर्तित होगी, कहने का मतलब है किस प्रकार से आपतित होती है और किस प्रकार से परावर्तित होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।